हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और आज की क्लास में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हल्का सा लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंदर अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये कानून 2009 में 26 अगस्त को पारित हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। 7 अध्याय और 39 सेक्शंस इस कानून में है। और इस कानून को लाने से पहले मतलब संविधान जब ओरिजिनल हमारा बना था तो उस समय ये शिक्षा का अधिकार बेसिकली नीति निर्देशक तत्वों में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूडेड था। लेकिन बाद में संविधान में 2002 में 86वां संशोधन किया गया। संशोधन करके इसको मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है? 21A 21 के। तो 21A में इसको मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। ये कानून बेसिकली 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है कि बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इस कानून के अंदर कौन कौन से अध्याय हैं और उसमें धारा संख्या क्या है, जिसका उद्देश्य था आपको धाराएं याद कराना, और मैं उम्मीद करता हूं आपने याद कर ली होगी। एक बार यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि पहली धारा थी क्षेत्र और प्रारंभ। 1 अप्रैल 2010 को ये कानून लागू हुआ, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं, आज के दिन ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि आज के दिन भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर पे लागू है। 370 सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। फिर हमने परिभाषा पढ़ी थी कि समुचित सरकार क्या होती है, कैपिटेशन फीस क्या है। इंपॉर्टेंट परिभाषा, इस कानून में बालक कौन है? 6 से 14 साल की आयु वाले। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पिछड़े वर्ग के बालक किसे बोलेंगे, दिव्यांग किसे बोलेंगे। अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या था? पहली से 8वीं तक। और उस प्रकार फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते और पहुंच चुके थे सेक्शन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि निकटतम विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सबको देनी है। बालक बालिकाओं को उम्र के हिसाब से क्लास में परीक्षा प्रवेश देना है। अगर कोई स्कूल जाने की उम्र में स्कूल नहीं जा पाया, लेट एडमिशन लेता है, तो उसको पहली क्लास में नहीं बिठाना, उसकी उम्र के हिसाब से जो सूटेबल क्लास है उसमें बिठाना है। क्लास में बैठने लायक हो इसलिए उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी है। जब भी कोई दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र की मांग करे तो उसको ट्रांसफ़र दे देना है। टीसी नहीं देने पर भी उसका एडमिशन हो जाएगा। टीसी नहीं देने पे जो इंचार्ज है उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोक प्राधिकरण या सरकार है वो घर के पास में प्राथमिक विद्यालय 1.5 किलोमीटर के दायरे में और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 2.5 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करेगी। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो खर्चा आएगा वो केंद्र और राज्य बांटेंगे, 60-40 नॉर्मल स्टेट में और नॉर्थ ईस्ट में 90-10। यहाँ तक की बात हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना था आगे, तो ध्यान से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट, आसान सा कानून। और इसके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप हर क्वेश्चन कर पा रहे हैं। कंडीशन ये है कि एक क्लास को आप कम से कम 2 बार देखें। हम लोग जानबूझ के क्लास की ड्यूरेशन जो है वो छोटी रखते हैं, 5 घंटे की क्लास नहीं करते, बोरिंग हो जाती है। तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की क्लास होती है। 2 बार चला के देखें। 2 बार चला के देखते ही आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ज़रूरत होगी नहीं तीसरी बार देखने की, बट जितनी बार आप ज़्यादा देखेंगे उतनी बार आपकी रिवीजन होगी, चीज़ें याद होंगी। आइए देखते हैं ज़रा। धारा संख्या 8, सेक्शन नंबर 8 है समुचित सरकार के दायित्व, ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि सरकार की ड्यूटी क्या क्या है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करने की नेसेसिटी नहीं होती, आप अपने आप कॉमन सेंस के साथ सोच सकते हैं। सरकार के दायित्व क्या क्या होंगे? पहला दायित्व है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, क्योंकि इस कानून का मेन उद्देश्य वही है और इस कानून में सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार ही है। तो सरकार को सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी है। भवन उपलब्ध कराने हैं, स्कूल की बिल्डिंग उपलब्ध करानी है, स्कूलों में शिक्षक हों ये इंश्योर करना है, शिक्षकों को प्रॉपर समय में ट्रेनिंग मिले वो सरकार को देना है। और इसके साथ साथ बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में हो, बच्चे स्कूल तक आएँ, ये सरकार को सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। उसके बाद अगला सवाल आता है कि लोक प्राधिकरण के कर्तव्य क्या हैं? धारा संख्या 9। जो सरकार के कर्तव्य हैं वही लोक प्राधिकरण के भी कर्तव्य होते हैं। तो लोक प्राधिकरण, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर निगम सेम कर्तव्य होंगे। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, भवन शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, तो यही होंगे। इसके साथ में उनको एक एडिशनल ड्यूटी दी गई है, वो है कि उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में जो विद्यालय आते हैं उन सब की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, ये भी लोक प्राधिकरण के कर्तव्य हैं। उसके बाद कर्तव्य सिर्फ स्कूल के और सरकार के ही थोड़ी है, कर्तव्य तो माता पिता या संरक्षक के भी होंगे। तो पेरेंट्स और गार्डियन की भी ड्यूटी है, और इसके साथ साथ जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी भी कुछ ड्यूटी होगी। पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है? पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए या तो अपने स्तर पे प्राइवेट स्कूल में भेजें, और अगर वो प्राइवेट स्कूल में नहीं शिक्षा दिला सकते तो बच्चों को सरकारी स्कूल तक भेजें, सो दैट उनकी अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा उनको दी जा सके। तो उनका कर्तव्य है बच्चों को स्कूल में भेजना। इसके बाद एक यहाँ पे धारा संख्या 11 जोड़ी गई है। धारा संख्या 11 है प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में। प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है? आम भाषा में जिसको प्ले स्कूल बोल दिया जाता है।
तो नॉर्मली पुराने ज़माने में पैटर्न ये था कि बच्चे का एडमिशन सीधा पहली क्लास से ही होता था और पहले से बच्चा पढ़ना शुरू करता था। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है, तो हम लोग पहली क्लास से पहले बच्चे को प्री स्कूल के अंदर या प्ले स्कूल के अंदर एडमिशन करा देते हैं। किंडर गार्टन भी बोलते हैं, तो किंडर गार्टन में एडमिशन करा देते हैं, जिसमें पहले साल बच्चा जाता है तो हम बोलते हैं वो प्ले स्कूल में गया, प्ले ग्रुप में गया। फिर प्ले ग्रुप के बाद में हम बोलते हैं कि अब जो हमारा बच्चा है वो नर्सरी एलकेजी में, फिर यूकेजी में, ऐसे 3 साल उसको वहाँ पे भेजा जाता है। तो प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो प्री स्कूल एजुकेशन कहलाती है, जिसमें बच्चे को बेसिकली स्कूल में जाने योग्य बनाया जाता है, बच्चे को स्कूल एटिकेट सिखाए जाते हैं, सारी चीज़ें। तो सरकारी सिस्टम के अंदर बच्चा पहली क्लास में जाएगा तो वो 6 साल के बाद ही जाएगा। प्री स्कूल में कहाँ भेजेंगे हम उसको, क्योंकि गवर्नमेंट में प्री स्कूल है नहीं, तो इसलिए सरकार ये कहती है कि 6 से कम साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए प्री स्कूल की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और सरकार उसके लिए एडिशनल प्रोविज़न करेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल, विद्यालय के दायित्व क्या है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो देखिए, स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस योजना को सफल बनाए, सरकार जो कह रही है वो बात माने। तो क्या क्या बात माननी है? अगर तो आपका स्कूल गवर्नमेंट है, सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल को बच्चों को फ्री में एजुकेशन देनी है, मुफ्त एजुकेशन देनी है। अगर स्कूल एडेड है, एडेड का मतलब है कुछ अनुदान प्राप्त स्कूल होते हैं जो है तो बेसिकली प्राइवेट, लेकिन उसमें जो टोटल खर्चा होता है उसका कुछ हिस्सा सरकार से अनुदान के रूप में मिलता है। तो अगर आपका एडेड स्कूल है, अनुदान वाला, तो जितनी आपकी अनुदान की राशि है कम से कम उतनी शिक्षा बच्चों को मुफ्त देनी है। इसका मतलब है कि अगर एक साल में 50 बच्चों के बराबर अनुदान मिल रहा है तो 50 बच्चों को तो कम से कम आपको मुफ्त पढ़ाना ही है, और इसके साथ साथ न्यूनतम आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका 25% आपको फ्री पढ़ाना ही पड़ेगा। इसका मतलब स्कूल में अगर टोटल मिला के मान लीजिए कि 200 बच्चे हैं तो 200 का 25% 50 होता है, उतने बच्चों को तो मुफ्त में एजुकेशन देनी ही है। इसके अलावा कोई और विद्यालय है, तो और विद्यालय कौन से हो गए? प्राइवेट वाले। प्राइवेट वाले विद्यालयों के लिए एक कंडीशन है कि उनको कम से कम 25% सीटें गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करनी है, तो उनको रिजर्वेशन देना है पुअर और पिछड़े वर्ग को। तो अगर किसी स्कूल के अंदर नर्सरी क्लास के अंदर 200 सीटें हैं तो 200 में से 50, 100 है तो 25 सीटें रिजर्व होंगी। इसमें वो बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट से उसका राशि जो है वो क्लेम कर लेते हैं। अब अगली धारा है धारा संख्या 13। धारा संख्या 13 का नाम है प्रवेश की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रोसेस, कि स्कूल में एडमिशन जो है वो किस तरह से होगा। तो देखिए, एडमिशन प्रोसेस है सिंपल, आपके नियर बाय जो स्कूल है उसमें जाके आपको आवेदन देना है और बच्चे को एडमिशन मिलेगा। बच्चे से या माता पिता से कोई इंटरव्यू या क्वेश्चनिंग नहीं होगी। आप एक बात सुनते हैं, सभी लोगों को पता है कि नॉर्मली आजकल प्राइवेट स्कूलों के अंदर पहले बच्चे का इंटरव्यू होता है, फिर माँ बाप का इंटरव्यू होता है, तो उस पर पूरी तरह से कानून रोक लगाता है। बच्चे का या माँ बाप का किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और इसके साथ साथ एडमिशन के नाम पे कोई चंदा, कोई अंशदान, कोई कैपिटेशन फीस नहीं मांगी जाएगी। अगर किसी स्कूल ने मांगी तो जितनी फीस मांगोगे उसके 10 गुना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सपोज करिए कि बच्चे को 1 लाख रुपए कैपिटेशन फीस के लिए बोला गया है एडमिशन के लिए, तो उसे 1 लाख का 10 गुना कर लीजिए, 10 लाख रुपए आपसे जुर्माना वसूलेंगे। अगर माँ बाप का या किसी का इंटरव्यू लिया तो 25,000 रुपये आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, और अगर दोबारा पकड़े गए तो 50,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद अगला आता है प्रवेश के समय दस्तावेज। एडमिशन जब हम स्कूल में लेते हैं तो 2 केस हैं। पहला तो आप फ्रेश स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, नए स्कूल में एडमिशन लेते समय आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है, और जब कोई बच्चा ट्रांसफर करा के दूसरे स्कूल में आता है तो वहाँ पे टीसी चाहिए होती है, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये धारा ये कहती है कि अगर किसी बच्चे के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रमाण पत्र ना होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश में नहीं मना किया जाएगा, सबको एडमिशन मिलेगा। तो किसी के पास आयु का, जन्म का प्रमाण पत्र ना हो तब भी उसको एडमिशन मिलेगा। प्रवेश की अवधि। प्रवेश की अवधि का मतलब है कि मान लो प्रवेश अवधि आपने रखी कि जुलाई तक एडमिशन होंगे, फिर आपने टाइम बढ़ा दिया कि जुलाई के बाद में अगस्त तक हम एडमिशन ले लेंगे, डिलेड एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद भी कोई बच्चा आता है तो उसको मना नहीं किया जाएगा। इसका मतलब बच्चे को हर हाल में स्कूल में एडमिशन लेना है। फिर है पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य। ये क्या चीज़ है? ये पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गया है तो किसी भी कीमत पे जब तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती उसको स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट धारा, इसको ठीक से याद कर लीजिए, धारा संख्या 17। धारा संख्या 17 पूरी तरह से रोक लगाती है, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न बच्चे का नहीं होगा। इसका मतलब है पुराने ज़माने में जब आप लोगों ने स्कूलिंग की है, हम लोगों ने की है, तो हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में स्कूलों के अंदर, स्पेशली छोटे एरिया में, गाँव में, टीचर लोग बच्चों की खूब पिटाई किया करते थे, पीट पीट के पढ़ाते थे और कोई बुरा भी नहीं मानता था। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। आज के दिन हम किसी भी प्रकार की स्कूल के अंदर पिटाई या मानसिक उत्पीड़न के लिए पूरी तरह से रोक लगाते हैं। ये धारा कहती है कि अगर किसी ने ऐसा किया
तो ऐसा करने पर हम उस टीचर के, उस स्कूल के स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या डिसिप्लिनरी एक्शन करेंगे। उसके बाद अगला धारा संख्या 18। धारा संख्या 18 है विद्यालयों की मान्यता के बारे में। ये धारा ये कहती है कि अगर कोई भी स्कूल चलाता है, कोई भी व्यक्ति स्कूल चलाता है, तो उसको पहले सरकार से मान्यता लेनी पड़ेगी। अगर स्कूल अप्रूव्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो स्कूल चला नहीं सकता। फिर भी अगर पता चल गया कि कोई बिना मान्यता के स्कूल चला रहा है, तो हम उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा देंगे। तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अच्छा, 1 लाख का जुर्माना तो लग गया और सरकार ने उसको बोल दिया कि स्कूल को बंद करो। उसके बाद भी वो बंद नहीं करा, चलाया जा रहा है, तो जितने दिन स्कूल चलेगी हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सपोजिंगली मान लो कि 25 दिन स्कूल चल गई, तो 25 इंटू 10,000 कर लो, 2.5 लाख रुपए और देने पड़ जाएंगे। उसके बाद जब कोई स्कूल, हमने पढ़ा कि मान्यता के बिना तो चला नहीं सकता, तो धारा 19 बताती है कि अगर किसी को मान्यता लेनी है तो मान्यता लेने के लिए मानक क्या होगा, तरीका क्या है। तो मान्यता लेने के लिए गवर्नमेंट ने, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं कि मान्यता लेने के लिए स्कूल का एरिया, क्षेत्र कितना होना चाहिए, स्कूल के अंदर कमरे कितने होने चाहिए, स्कूल का प्ले ग्राउंड कितना होना चाहिए, स्कूल के अंदर टॉयलेट्स कितने होने चाहिए। तो सारी सुविधाएं होंगी तभी मान्यता मिलेगी। तो विद्यालय भवन का पूरा निर्माण हो जाना चाहिए, विद्यालय की स्थापना को 3 साल हो जाने चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, अलग अलग टॉयलेट, मेल फीमेल, बालिका और बालक के अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, वहाँ पे एक ऑफिस होना चाहिए, एक छोटी मोटी रसोई होनी चाहिए, मिड डे मील के लिए चाहिए होती है, लाइब्रेरी या पुस्तकालय होना चाहिए, 4 दीवारी बनी होनी चाहिए, पीने के पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं। चेक होने के बाद ही मान्यता दी जा सकती है। उसके बाद है मानक सूची में परिवर्तन। मानक सूची में परिवर्तन का मतलब है कि ये जो ऊपर नियम दिए गए हैं, केंद्र सरकार इनमें से किसी भी नियम में ढील दे सकती है। तो ये सामान्य बात है, हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न तो नहीं आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति, धारा संख्या 21। याद कर लीजिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है? बेसिकली हर स्कूल के अंदर एक कमेटी गठित होगी जिसका नाम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बेसिकली स्कूल के विकास की योजनाएं बनाती है और स्कूल का जो क्रियाकलाप है उसका मैनेजमेंट भी देखती है। इसकी कमेटी का जो गठन है वो किस तरह से होगा? इस कमेटी के अंदर कम से कम 50% महिलाएं होंगी और कमेटी के जितने भी मेंबर होंगे उनमें से 3/4 मेंबर माता पिता या गार्डियंस में से अपॉइंट होंगे। उसके बाद अगला आता है विद्यालय विकास की योजना, धारा संख्या 22। धारा संख्या 22 ये कहती है कि हर विद्यालय के विकास की योजना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी। नॉर्मली ये योजना 3 साल के लिए बनाई जाती है, तो त्रिवर्षीय योजना होती है, लेकिन उसमें भी हर साल की अलग अलग 1 वर्षीय योजनाएं भी बनेंगी। तो वो डिसाइड करेंगे कि स्कूल का किस तरह से विकास होगा। फिर धारा संख्या 23 ये कहती है कि सरकार को शिक्षकों की योग्यता डिसाइड करनी पड़ेगी। तो शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे और सेवा शर्तें क्या होंगी, वो डिसाइडेड पहले से कर दी जाएंगी। अब बात आती है शिक्षक के कर्तव्य। इंपॉर्टेंट धारा, याद कर लीजिए, धारा संख्या 24। तो सेक्शन 24 अगेन इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक के कर्तव्य क्या होंगे। सामान्य धारा है, वैसे याद करने के लिए इसके अंदर रूल्स बहुत टफ नहीं है। क्या क्या होगा? हर शिक्षक को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो मतलब समय पे स्कूल आना है, समय पे स्कूल आने के बाद में टाइम से अपना सिलेबस या पाठ्यक्रम पूरा कराना है। फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को पहचान के, उसको क्लास के सामर्थ्य को देख के उसके हिसाब से उन्हें अपनी शिक्षा की योजना बनानी है कि किस तरह से मैं इनको पढ़ाऊंगा। और इसके साथ साथ बच्चों से, माता पिता से प्रॉपर कम्युनिकेशन या संवाद करना है। इसके साथ और क्या क्या हो सकता है? और क्या क्या हो सकता है इसके अलावा? एक और हो सकता है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास में पहले से जो शिक्षा होनी चाहिए, जो उनका यूँ समझिए योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं है, तो वो भी उनको बोला गया कि वो उनको जल्द से जल्द हासिल कर लेनी है। अगर कोई शिक्षक पूरी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन जब किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो भारत का कानून ये कहता है कि जिस आदमी के ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, जुर्माना लगने वाला है, दंड मिलने वाला है, तो उसको सुनवाई का हक होना चाहिए, तो उसको अपनी बात रखने का हक होगा। उसके बाद अगला धारा है धारा संख्या 25, छात्र और शिक्षक का अनुपात। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही अधिनियम लागू होगा, अधिनियम लागू होने के 6 माह के भीतर सरकार डिसाइड कर देगी कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब 10 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, 20 बच्चों पे एक होना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिक्त पद, हर स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में विशेषता एक बात सुनने को मिलती है कि वहाँ पे बच्चे तो हैं कुछ स्कूलों में, कुछ स्कूलों में तो बच्चे नहीं है, कुछ में बच्चे हैं लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है। तो ये धारा गवर्नमेंट को मैंडेट करती है कि किसी भी स्कूल के अंदर 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। 10% यूँ हो सकते हैं कि कोई रिटायर हो गया, कुछ हो गया, लेकिन 10% से ज़्यादा पद वैकेंट नहीं होने चाहिए।
एक बड़ा चैलेंजिंग काम है धारा संख्या 27, जिसका नाम है शिक्षक के गैर शैक्षणिक कार्य। नॉर्मली ये देखने को मिलता है और इस चीज़ को लेकर टीचर कम्युनिटी के अंदर बड़ा रोष भी रहता है कि जब भी सरकार को कुछ भी काम कराना होता है तो टीचर्स को लगा दिया जाता है वहाँ पे। जैसे चुनाव होने वाले हैं तो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर सारे टीचर लग जाते हैं, अगर जनगणना करनी है तो जनगणना में उनको भेज दिया जाता है, कोई और कैंपेनिंग करनी है तो उसमें लगा दिया जाता है। तो ये जो धारा है ये पूरी तरह से रोक लगाती है, कानूनी रोक लगती है कि कोई भी शिक्षक जनगणना, आपदा राहत, कहीं पे कोई आपदा आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ भूकंप आ गया उसमें, या निर्वाचन, इन 3 चीज़ों के अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो टीचर बस अपने स्कूल का काम करेगा, इसके अलावा ये 3 काम कर सकता है। धारा संख्या 27 इंपॉर्टेंट है। धारा संख्या 28 ये कहती है कि स्कूल के जितने भी टीचर होंगे वो किसी भी प्रकार की प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आता है धारा संख्या 29, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो ये तो बेसिकली क्या है, सरकार के लिए एक तरह से निर्देश है कि गवर्नमेंट, राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा उसको पहले डिसाइड करना है और डिसाइड करके और उसको लागू करवाना है, और इसकी अधिसूचना जारी करनी है, नोटिफिकेशन जारी करनी है। जो कौन करेगा, एजुकेशन अथॉरिटी करेगी। अब हमारे इस कानून में राजस्थान के बारे में सोचें तो राजस्थान में इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाया गया है वो है राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को। तो वो डिसाइड करता है कि प्राइमरी एजुकेशन का पाठ्यक्रम क्या होगा। फिर उसके बाद में है प्राथमिक परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में बोर्ड की परीक्षा। ये क्या चीज़ है, ये धारा बेसिकली आपको सिर्फ एक तरह से क्लैरिफिकेशन देती है, स्पष्टीकरण देती है कि अब प्रारंभिक परीक्षा के अंदर, प्राथमिक परीक्षा के अंदर, प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार के बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी। बच्चों को बस प्राइमरी परीक्षा पूरी कर लेने पर एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मिलेगा, तो बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जा सकती। अगली धारा है धारा संख्या 31, जिसका नाम है बालक अधिकार संरक्षण। बालक अधिकार संरक्षण सिर्फ आपको ये बताता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस केयर इनके कानून है उनके तहत यहाँ पे भी बालकों के अधिकारों का संरक्षण होगा। इसमें आपके लिए कुछ याद करने लायक नहीं है। उसके बाद अगला है बालक अधिकार के संबंध में अपील। ये धारा आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि हमें बालकों के अधिकारों की रक्षा करनी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उनके अधिकारों का किसी तरह से उल्लंघन हो रहा है तो जो भी लोकल अथॉरिटी है उसको आप रिटर्न के अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिखित में शिकायत दे सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट धारा है जिसका नाम है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में धारा संख्या 33 राष्ट्रीय शब्द जुड़ रहा है। राष्ट्रीय शब्द जुड़ते ही इसका मतलब है कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, और इसका काम क्या है, इस अधिनियम को ठीक से लागू करने के लिए सरकार को सुझाव देगी। इसके अंदर कुल मिला के 15 सदस्य होंगे। जैसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाएगी, वैसे ही धारा 34 के अंदर राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, और इसका काम क्या होगा, इस कानून को राज्य के अंदर ठीक से कैसे लागू किया जाए उसके प्रावधान बनाना। धारा 35 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल या मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, और मार्गदर्शक सिद्धांत बेसिकली गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि जो भी समुचित सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय अथॉरिटी है, वो इस अधिनियम को ठीक से लागू करने के लिए समय समय पे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी। ठीक ऐसे ही राज्य सरकार भी वो जारी कर सकती है, और इसके साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसे काम करेगी उसके लिए भी मार्गदर्शन के लिए इस नियम बना सकते हैं। तो इनमें याद करने का बहुत ज़्यादा इस तरह की धाराओं में नहीं होता है। उसके बाद धारा संख्या 36, धारा संख्या 36 ये कहती है कि किसी ने भी 13, 18 या 19 धारा के अपराध किए, 13, 18, 19 का मतलब बच्चे से कैपिटेशन फीस मांगी, मान्यता प्राप्त किए बिना स्कूल चला रहा है, इस तरह के अपराध किए, तो ऐसे में अपराधी को दंड दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले उसके ऊपर केस जब होगा तो केस से पहले सरकार के द्वारा मंजूरी दी जाएगी, तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन मांगी जाएगी, तब उसके ऊपर केस रजिस्टर होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को भी उठा के अंदर डाल दिया। उसके बाद धारा संख्या 37 जो है वो कहती है सद्भावपूर्वक कार्रवाई। सद्भावपूर्व कार्रवाई का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर होती है तो हम पूरे सद्भाव से वो कार्रवाई करेंगे, मतलब दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसने गुड फेथ में कोई काम किया, तो विद्यालय प्रबंध समिति बेसिकली क्या होता है, विद्यालय प्रबंध समिति के अंदर अध्यक्ष भी हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उन्हीं में से किसी को बनाते हैं। तो उसका काम ये होता है कि विद्यालय में बेसिकली माता पिता को शामिल कर लेना, माता पिता को मैनेजमेंट में शामिल कर लेना, जिससे ये आरोप ना लगे कि बच्चों का शोषण हो रहा है, विद्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा। जब पेरेंट्स वहाँ पे होंगे तो काम ठीक से होगा, मॉनिटर कर पाएंगे। तो इसलिए अगर उस पेरेंट्स की कमेटी ने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने कोई एक्शन लिया है तो उसके ऊपर भी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और
उसके बाद में है समुचित सरकार द्वारा नियम। इस तरह की धाराओं को तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये धारा बेसिकली ये कहती है कि सरकार को इस कानून के अंदर नियम बनाने की शक्ति होगी। तो ये आप यूं याद कर लीजिए कि कोई भी कानून हो, हर कानून को लागू करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। उन नियमों को बनाने की शक्ति हमेशा सरकार को दी जाती है। यहाँ भी समुचित सरकार को वो शक्ति दी गई है। तो देखिए, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सा एरिया था जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैं अगेन आपसे कहूँगा, क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए, याद हो सकें। इंपॉर्टेंट धाराओं को मार्क कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो सफल स्टेप्स के नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड पे जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हम लोगों ने पहले ये बोला था आप लोगों को कि जिस दिन ये राइट टू एजुकेशन पूरा होगा उसके नोट्स उस दिन डालेंगे। तो आज क्योंकि ये पूरा हो गया है, तो आज इसके नोट्स डल जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे फ्री मटेरियल के नाम से कहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करें और 2 बार 4 बार उसको पढ़ें। और साथ के साथ एक बार जब आप नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार वीडियो देखेंगे और से, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। हम और बचा हुआ जो सिलेबस है आपका वो जल्दी लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।